सोचिए, आपके फोन पर बैंक से एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000 रुपीज। आप खुश हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पैसा असल में कभी बैंक में जमा ही नहीं हुआ? ये सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है, एक तरह का भूतिया पैसा। आज हम एक ऐसी ही अनोखी और बेहद चालाकी से की गई धोखाधड़ी की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये किसी बाहरी हैकर ने नहीं, बल्कि बैंक के ही एक अधिकारी ने बैंक के अंदर बैठ कर की। और ये जो पूरी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक बैंक की अपनी ही जासूसी टीम यानी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सेल की एक असली केस स्टडी से निकली है। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये फ्रॉड हुआ कैसे, इसे पकड़ा कैसे गया, और सबसे जरूरी है भविष्य में ऐसे घोटालों से बचने के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं। चलिए इस पूरे मामले की परत खोलते हैं। हाँ, और यही बात इस केस को इतना इतना खतरनाक और दिलचस्प बनाती है। ये कोई आम चोरी नहीं है जहां कोई ताला तोड़कर अंदर आया हो। ये वो मामला है जहां चौकीदार ही चोर बन गया। जब सिस्टम की रखवाली करने वाला ही उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगे तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इनसाइडर थ्रेट का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब पकड़ में कैसे आया। मतलब अगर करने वाला बैंक का ही आदमी है, जिसे सारे दांव पेंच पता है, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस के बीच किसी को शक हुआ कैसे? देखिए, शुरू में तो किसी को नहीं हुआ और यही तो प्लान था। लेकिन अब बैंकों के पास अपनी एक खास, कह सकते हैं, जासूस टीम होती है। जैसा आपने बताया, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सेल, इनका काम ही यही है कि ये रोज के लाखों लेन देन के डेटा में से अजीब पैटर्न या विसंगतियां ढूंढे। ये उस एक मछली को नहीं ढूंढते जो गलत दिशा में जा रही है, ये उस पूरे झुंड को देखते हैं जिसका बर्ताव अजीब हो। और इस अधिकारी, जिन्हें हम मिस्टर एक्स कहेंगे, उनके खाते में इन्हें एक नहीं, कई अजीब पैटर्न एक साथ दिखे। पैटर्न मतलब किस तरह के पैटर्न? वो कौन से रेड फ्लैग्स थे जिन्होंने इस मॉनिटरिंग टीम का ध्यान खींचा? कई सारे थे। पहला तो ये कि मिस्टर एक्स के सेविंग्स अकाउंट में यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग से बेहिसाब पैसा आ जा रहा था। जो एक सैलरी पाने वाले कर्मचारी के लिए सामान्य नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, ये पाया गया कि उनके बैंक के कई ग्राहकों के साथ सीधे वित्तीय संबंध थे, अच्छा। जो कि हितों के टकराव का साफ मामला है। हाँ, आप बैंक के अधिकारी होकर ग्राहकों से पर्सनल लेन देन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो गड़बड़ लग रहा है। और क्या था? जब टीम ने और गहराई से देखा तो अकाउंट स्टेटमेंट से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। वो अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में बहुत ज्यादा एक्टिव था। ओहो। और जैसे ये काफी ना हो, हाँ। वो लगातार अलग-अलग छोटी-मोटी कंपनियों और ऐप से लोन भी ले रहा था। तो जब आप इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक तस्वीर उभर कर आती है। हाँ, बहुत ज्यादा लेन देन, ग्राहकों से पैसों का व्यवहार, सट्टेबाजी की लत और लगातार कर्ज लेना। एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो शायद बहुत बड़े वित्तीय संकट में है। बिल्कुल। ये एक ऐसी व्यक्ति की कहानी थी जो पैसे के लिए बेताब था और शायद किसी दलदल में धंसता जा रहा था। मॉनिटरिंग टीम के लिए ये महज कुछ आंकड़े नहीं थे, ये एक अलार्म था। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कुछ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। एक बैंकर जिसे लोगों के पैसे की सुरक्षा करनी है, अगर वो खुद सट्टेबाजी और कर्ज के जाल में फंसा हो, तो ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। तो टीम ने ये सारे सुराग जोड़ लिए, सट्टेबाजी, बार बार लोन, ग्राहकों से लेन देन। उन्हें समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लेकिन जब उन्होंने असल जांच शुरू की तो जो सामने आया वो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। क्या पता चला उस जांच में? अकेले काम नहीं कर रहा था। उसने एक पूरा जाल बिछा रखा था। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम पर बैंक में खाते खुलवा रखे थे और असल में उन खातों को वो खुद ही इस्तेमाल कर रहा था। ये खाते एक तरह से उसके लिए कवच का काम कर रहे थे। मतलब वो इन खातों के पीछे छुपकर अपना खेल खेल रहा था। एकदम सही। और उन खातों में भी वही सब हो रहा था। ऑनलाइन क्रेडिट ऐप से लोन आ रहा था, सट्टेबाजी वाले ऐप से जीती हुई रकम जमा हो रही थी और बार बार कैश डिपॉजिट की एंट्री हो रही थी। अच्छा। पैसा लगातार मिस्टर एक्स के अपने खाते और इन रिश्तेदारों के खातों के बीच घूम रहा था। ये पैसे को छिपाने और उसके असली स्रोत को छुपाने का एक क्लासिक तरीका था। जांच का निष्कर्ष साफ था। यह अधिकारी अपने पद, अपनी पावर का इस्तेमाल सीधे सीधे निजी फायदे के लिए कर रहा था। यहाँ से अब हम इस धोखाधड़ी के दिल में पहुंच रहे हैं। इसका तरीका क्या था? मतलब वो ये सब कर कैसे रहा था? स्टेप बाय स्टेप अगर समझना हो तो ये मोडस ऑपरेंडी क्या था? इसका तरीका जितना चालाकी भरा है,
उतना ही हैरान करने वाला भी है। इसे 5 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम था नकली डिपॉजिट। मिस्टर एक्स ब्रांच के कैशियर के साथ मिलीभगत करके अपने रिश्तेदारों के खातों में कैश डिपॉजिट की एक एंट्री सिस्टम में डाल देता था। मान लीजिए 50,000 रुपए। लेकिन असल में काउंटर पे कोई कैश नहीं आता था। कोई कैश नहीं। एक भी रुपया नहीं, तिजोरी में एक भी रुपया बढ़ता नहीं था। बस कंप्यूटर में एक एंट्री हो जाती थी कि पैसा आ गया है। मतलब खाते में पैसे दिख रहे हैं पर असल में वो हवा में है, घोस्ट मनी। बिल्कुल, घोस्ट मनी। अब आता है दूसरा कदम, सट्टेबाजी। जैसे ही खाते में ये नकली पैसा डिजिटली दिखने लगता, मिस्टर एक्स उसे तुरंत ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी वाले ऐप्स में ट्रांसफर कर देता था। क्योंकि पैसा डिजिटल था, ये काम सेकंडों में हो जाता था। और अगर वो बाजी जीत गया तो आता था तीसरा कदम, जीती हुई रकम की वापसी। अगर वो जीत जाता तो जीती हुई रकम, मान लीजिए 60,000 रुपए, उस गेमिंग ऐप से वापस उसी रिश्तेदार के खाते में जमा कर दी जाती थी। अब खाते में असली पैसा आ चुका था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर वो हार जाता तो? और दिन के आखिर में जब कैश का हिसाब होता होगा तब तो 50,000 रुपए की कमी पकड़ में आ जाती होगी। और यहीं इस धोखाधड़ी का सबसे शानदार और चालाकी भरा हिस्सा सामने आता है। चौथा कदम था एंट्री को उलटना। दिन के अंत में जब कैश मिलाने का समय होता तो कैश की कमी को छिपाने के लिए मिस्टर एक्स सिस्टम में मौजूद एक खास ऑप्शन रिकॉल का इस्तेमाल करके उस सुबह की नकली कैश डिपॉजिट वाली एंट्री को रिवर्स कर देता था। रिवर्स? हाँ, सिस्टम में यह दिखाया जाता कि वो ट्रांजैक्शन गलती से हो गया था और अब उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसा करते ही सिस्टम में कैश का हिसाब बराबर हो जाता था, कमी गायब। वाह, मतलब बैंक ने जो सिस्टम एक गलती सुधारने के लिए बनाया था, उसी को उसने अपना हथियार बना लिया। ये तो कमाल की चालाकी है, जैसे किसी ने मदद के लिए खुले गए दरवाजे से ही चोरी कर ली हो। तो फिर मुनाफे का क्या होता था? वो था पांचवां और आखिरी कदम, मुनाफे की निकासी। सट्टेबाजी से जो भी मुनाफा होता था, जैसे हमारे उदाहरण में 10,000 रुपए, उसे बड़ी सफाई से उन रिश्तेदारों के खातों से निकालकर मिस्टर एक्स अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लेता था। और सबसे गंभीर बात यह है कि यह सब कुछ खाता धारकों यानी उसके अपने रिश्तेदारों की जानकारी या सहमति के बिना हो रहा था। कोई डिपॉजिट स्लिप नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। ये पावर का खुला दुरुपयोग था। ये सुनकर तो सच में हैरानी होती है। और यही हर सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। जो दरवाजा आपने मदद के लिए खोला था, चोर उसी से अंदर आ जाता है। रिकॉल का बटन एक सेफ्टी नेट की तरह था, मानवीय गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन इस अधिकारी ने उसे अपना अदृश्य होने वाला चोगा बना लिया, जिससे वो दिन में चोरी करता और शाम तक अपने निशान मिटा देता था। इसमें कैशियर की मिलीभगत कितनी जरूरी थी? इसके बिना यह फ्रॉड हो ही नहीं सकता था। बैंकिंग में मेकर चेकर का सिद्धांत होता है। एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है, मतलब मेकर, और दूसरा उसे वेरीफाई करता है, चेकर। अच्छा। कैश के मामले में कैशियर कैश गिन कर लेता है और अधिकारी उसे सिस्टम में अप्रूव कर सकता है। या कैशियर के मिलीभगत के बिना नकली एंट्री करना या दिन के अंत में कैश की कमी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ये एक टीम एफर्ट था, एक संगठित धोखाधड़ी। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये धोखाधड़ी कितनी गहराई तक फैली हुई थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जा सकता है? क्या हमारे सोर्स में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कुछ ठोस उपाय बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल बताए गए। और ये उपाय सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं और इंसानी निगरानी पर ज्यादा जोर देते हैं। सोर्स में 7 मुख्य नियम सुझाए गए हैं। चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम सबसे बुनियादी है लेकिन सबसे जरूरी भी। बिना कैश लिए कोई एंट्री नहीं। ये दुकानदारी का पहला नियम है, पहले पैसे फिर सामान। बैंक में भी यही है, पहले कैश हाथ में आएगा, गिना जाएगा, तभी सिस्टम में एंट्री होगी। कोई भी अधिकारी या कैशियर इस नियम को तोड़ नहीं सकता। ये तो एकदम सीधा और साफ है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा नियम सीधे इस फ्रॉड की जड़ पर हमला करता है, रिवर्सल की सख्त जांच। ब्रांच मैनेजर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हर दिन हुए एक एक कैश रिवर्सल ट्रांजैक्शन की जांच करे। हर रिवर्सल के पीछे एक ठोस और जायज कारण होना चाहिए, और उसका दस्तावेज भी। मैनेजर को क्यों वाला इंसान बनना होगा। ये ट्रांजैक्शन रिवर्स क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्या ग्राहक मौजूद था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में 10 रिवर्सल हो रहे हों और कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब हर रिवर्सल पर एक सवालिया निशान लगना चाहिए, जब तक कि वो सही साबित ना हो जाए। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है अनिवार्य रिपोर्टिंग। सिस्टम रोजाना कई तरह की रिपोर्ट्स बनाता है, जैसे कि दिन में हुए सभी रिवर्सल्स की रिपोर्ट या बड़े कैश ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट।
नियम यह है कि इन रिपोर्ट्स को रोज डाउनलोड किया जाए, प्रिंट किया जाए, मैनेजर द्वारा वेरीफाई किया जाए और फिर उन्हें रिकॉर्ड के लिए फाइल किया जाए। लेकिन रिपोर्ट्स तो अक्सर बस बना दी जाती हैं, उन्हें देखता कौन है? यहीं पर सोर्स एक जरूरी बात कहता है। ये रिपोर्ट्स हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह हैं। जब तक सब ठीक है, कोई उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन जिस दिन गड़बड़ होती है, वही सबसे कीमती चीज बन जाती है। इन्हें रोज जांचने और संभाल कर रखने से एक जवाबदेही बनती है। अगर मिस्टर एक्स को पता होता कि उसकी हर रिवर्सल की रिपोर्ट्स रोजाना जांची जा रही है और उस पर मैनेजर के हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो शायद वो ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं करता। बिल्कुल सही, एक डर बना रहता है। चौथा उपाय क्या है? चौथा उपाय अलर्ट सिस्टम से जुड़ा है। OTM यानी ऑफसाइट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सेल से जो अलर्ट आते हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये सिस्टम के स्मोक डिटेक्टर की तरह है। इस केस में भी तो अलर्ट से ही मामला पकड़ में आया था। अगर उन शुरुआती अलर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता, तो ये धोखाधड़ी महीनों या शायद सालों तक चलती रहती। इन अलर्ट्स का समय पर और सही तरीके से जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले 4 नियम प्रक्रियाओं को सख्त करने पर है। अगले उपाय किस बारे में है? अगले 3 उपाय बैंक के अंदर एक मजबूत कल्चर बनाने पर ध्यान देते हैं। 5वां नियम है नियमित केस स्टडी चर्चा। सुझाव है कि ब्रांच में हर महीने मीटिंग हो, जहां स्टाफ के साथ धोखाधड़ी के ऐसे असली केस स्टडी पर चर्चा की जाए। इससे सभी कर्मचारी जागरूक होते हैं और सीखते हैं कि किस तरह की चीज़ों पर नज़र रखनी है। ये एक तरह से ब्रांच के लिए एंटी फ्रॉड वैक्सीन का काम करता है। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। इससे सतर्कता कागजी नियम न रहकर टीम की आदत बन जाती है। छठा नियम क्या है? छठा नियम कर्मचारियों को और ताकत देने की बात करता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे मौजूदा सिस्टम में कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव दें। अक्सर जो सिपाही सीमा पर खड़ा होता है, उसे ही सबसे बेहतर पता होता है कि बाड़ में कहाँ छेद है। तो जो कर्मचारी रोज सिस्टम पर काम कर रहा है, उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। और 7वां और आखिरी नियम? 7वां नियम टॉप डाउन निगरानी से जुड़ा है। जब भी बड़े अधिकारी या एग्जीक्यूटिव ब्रांच का दौरा करें, तो उनका काम सिर्फ चाय पीना और बिजनेस की बात करना नहीं होना चाहिए। उन्हें खास तौर पर इन रिपोर्ट्स की जांच करनी चाहिए। खास तौर पर कैश रिवर्सल जैसी संवेदनशील चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब ऊपर से निगरानी का दबाव होता है, तो नीचे की प्रक्रियाएं अपने आप दुरुस्त रहती हैं। तो अगर मैं इन सभी उपायों को एक साथ देखूं, तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जवाबदेही और कई स्तरों पर जांच का एक पूरा ढांचा बनाने की कोशिश है। हर कदम पर एक चेक पॉइंट, हर एक्शन पर एक सवाल। बिल्कुल, इसे स्विस चीज मॉडल भी कहते हैं। आप चीज के कई स्लाइस एक के ऊपर एक रख देते हैं। हर स्लाइस में कुछ छेद मतलब कमजोरियां हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि सारे छेद एक सीध में नहीं आएंगे और धोखा रुक जाएगा। केस स्टडी पर चर्चा, रिपोर्ट्स की जांच और सीनियर अधिकारियों द्वारा निगरानी, ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि सतर्कता एक बार की चीज ना होकर रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाए। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम संक्षेप में देखें, तो हमने एक ऐसी धोखाधड़ी को समझा जिसमें बैंक के अपने ही सिस्टम और एक सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया। इसका पता किसी एक गलती से नहीं, बल्कि लेन देन के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करके चला, और हमने देखा कि इसे सख्त प्रक्रियाओं, लगातार निगरानी और एक सतर्क कल्चर बनाकर ही रोका जा सकता है। सही कहा, यह केस स्टडी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। वित्तीय जोखिम सिर्फ बाहरी नहीं होते, जैसे कि हैकर्स या ऑनलाइन स्कैमर्स। असली और ज्यादा खतरनाक जोखिम आंतरिक हो सकता है, क्योंकि अंदर के व्यक्ति को सिस्टम की हर कमजोरी और हर चोर दरवाजा पता होता है। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कामकाज को आसान बनाने वाले टूल्स जैसे रिकॉल बटन और उनके गलत इस्तेमाल की आशंका के बीच एक संतुलन बनाना कितना जरूरी है। अंत में सब कुछ मानवीय तत्वों पर आकर टिक जाता है, चाहे वो मिलीभगत करके धोखाधड़ी करना हो या फिर सतर्कता बरतकर उसे रोकना हो। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि ये जो बचाव के उपाय हैं, ये केवल उदाहरण हैं, ये कोई पूरी सूची नहीं है। इस मामले को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी बैंकिंग को जितना सुरक्षित बनाती है, क्या वो इंसानी लालच और चालाकी के लिए उतने ही नए रास्ते भी खोल देती है?